मैं डॉक्टर नीता कानूनगो बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड के पार्ट 8 में आज अपन एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी का सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें अपन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का स्टडी करेंगे। अधिकांश संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्रिस्टल सीएफटी के अनुसार संकुलों में चुंबकीय गुण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है, क्योंकि सीएफटी के किसी भी संकुल के लिए ज्ञात करना कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उससे हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा और उतना ही उसके अनुसार अपन ये पता कर पाएंगे कि ये लिगेंड ऑक्टाहेड्रल है, ये लिगेंड प्रबल लिगेंड के साथ कैसे संकुल बना रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस सब में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसमें आपको सारणी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अपन सारणी 2 में देखते हैं। इसमें आप देखिए संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर D1 से D10 तक के सबसे पहले कॉलम में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। D1 से D10 तक फिल किया गया है, जिसमें T2G में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे और EG में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे। तो पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑप्पो के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर पहले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 2, 3, 4 इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D5 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फिर वापस 4, 3, 2, 1 क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इनका हम चुंबकीय आघूर्ण देखें तो आप देखिए टेबल में 1.173 1 के लिए, 2.283 2 के लिए, 3.87 3 के लिए, 4 के लिए 4.90, 5 के लिए 5.90। ये निकाला कैसे है? ये अपन ने निकाला है, फॉर्मूला लिया है न्यू इज इक्वल टू √n+2। ये स्पिन ऑनली फॉर्मूला है जिसके थ्रू अपन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब अपन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ की बात करते हैं तो उस केस में तो केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर अपन इजीली, जब इसमें n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको फिल करते हैं तो हमें जो ये डेटा अभी आपने देखा सारणी में मिले हैं वो डेटा मिल जाता है। तो इससे हमें चुंबकीय आघूर्ण का पता चल जाता है। इसका दूसरी टेबल में भी अपन देखें, पहली टेबल जो थी वो वीक लिगेंड के प्रेजेंस में चुंबकीय आघूर्ण का मान था। अब यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है कि पहले अपन टेबल को ध्यान से देखिए, D1 1 में गया, D2 2 इलेक्ट्रॉन गए T2G ऑर्बिटल में, फिर D3 में 3 इलेक्ट्रॉन गए T2G ऑर्बिटल में, फिर D4 में अपन देखते हैं कि EG ऑर्बिटल में नहीं जाकर यह प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में वहीं पर पेयरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि T2G और EG ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। वो वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ऊपर के ऑर्बिटल में नहीं जाके नीचे ही पेयरिंग कर लेता है। तो उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो जाते हैं, 1 2 3 2 1, फिर D0 1 2 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो अपन ने देखा था D1 से D10 तक के, उसमें ये चीज़ बदल जाती है प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बदल जाती है। जैसे 1 के लिए 1, वही फॉर्मूला वही है √n+2, क्योंकि अपन केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इजीली मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वीक लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग किस तरह से होती है। वीक लिगेंड में पहले T2G ऑर्बिटल में, फिर EG ऑर्बिटल में चले जाते हैं और सिंगल सिंगल पेयरिंग होती है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये CFT की थ्योरी के अनुसार कि बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इससे हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, अपन लेते हैं K3FeF6। इसका क्वेश्चन आता है कई बार इस तरह से कि K3FeF6 का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 है, एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26।
अब आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। तो +3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। क्लियर हो गया ये आपको? अब ये हो गया। फ्लोराइड क्या है? वीक लिगेंड है। तो अब जब अपन 5d के ऑर्बिटल को डिवाइड करेंगे T2g और Eg में, तो चूँकि फ्लोराइड वीक लिगेंड है तो ये नीचे पेयरिंग नहीं करा पाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 2 3 T2g में और 2 Eg में। तो कितने हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो गई 5.9। तो ये इजीली अपन देख सकते हैं कि ये वैल्यू आई। क्वेश्चन यदि हमें जैसे भी मिलता है, हमें ये सपोज कई बार याद भी नहीं है कि फ्लोराइड लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, पर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो हमारे आंसर में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर अपन देखें, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा दो तो ये 1 2 3 4 5 है और उधर भी 1 2 3 4 5 होता है। ये इससे क्लियर हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। कैसे कैलकुलेट किया? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। कोबाल्ट +3 में क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। अब 3d6 में जब d में इलेक्ट्रॉन अपन फिल करेंगे तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये देखा गया है कि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इनके बीच की एनर्जी जो CFC का मान बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये नीचे ही T2g ऑर्बिटल में पेयरिंग करा देगा, Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, Eg में नहीं जाएगा। तो इससे क्या होता है कि समस्त इलेक्ट्रॉन होकर युग्मित T2g में आ जाएंगे और आयन के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये डायमैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से अपन किसी भी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इससे CFT के अनुसार निकाल सकते हैं। एक बात और यहाँ पर, जब अपन D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, यदि निकल के कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो D8 में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Eg में ही होंगे। D8 और कॉन्फ़िगरेशन में T2g ऑर्बिटल वीक लिगेंड के प्रेजेंस में भी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में भी दोनों में ही पेयर्ड रहेंगे और ऊपर Eg ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन कई बार आता है, जब मैग्नीज की +5 D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस केस में भी साइनाइड यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा कि नीचे के 5 ऑर्बिटल में 3 कंपेयर्ड हो जाएंगे और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब एक प्रबल लिगेंड है, इसके लिए ΔG का मान अधिक हो जाएगा और उस केस में D5 का वितरण T2g 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। पर यदि वीक लिगेंड है तो उस केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी और एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि समझाइए क्यों K4FeCN6 डाईमैग्नेटिक है जबकि K4FeF6 पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ भी आंसर इसी तरह से निकलेगा। साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग युग्मन नहीं कर पाएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो युग्मन करा देगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसको अपन इजीली देख सकते हैं। पर इसमें भी अभी कुछ एक्सटेंशन बाकी हैं और कई जगह ये कुछ चीज़ों को समझा भी नहीं पाए कि भाई ये वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कब वीक हो जाता है कब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये कंपैरिजन थोड़ा सा दिक्कत में है। ऐसे ही मैंगनीज H2O होल 6+2 संकुल का देखते हैं कि CFC का मान 0 आता है क्योंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड है और Eg व T2g सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो 3 कक्षक और 2 कक्षक इनकी एनर्जी बिल्कुल कैंसिल हो जाती है और CFC का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि उपयुक्त कारणों से ही COF6-3 एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है जबकि CONH3 होल 6 एक डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसको भी हम वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से हम CFT की एक और एप्लीकेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में किस तरह से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाता है और कैसे निकाला जाता है ये हम इजीली देख सकते हैं। यहाँ मैं एक बार और बात बताना चाहूँगी कि मैंने जैसे अभी कहा था
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आप देखिए 1 1.73, 2 2.83, 3 3.87, 4 4.90, 5 5.92। यदि हम पॉइंट की वैल्यू हटा दें तो ये भी 1 2 3 4 5 है और वो भी 1 2 3 4 5 है। तो कई बार ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो, √n+2 में अपने से कैलकुलेट नहीं हो, तो हम फिर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा, 2 है तो 2.83 होगा। इस तरह से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है और पता किया जा सकता है। जैसे ही हमें मिला क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.92 है, तो हमें साफ इंडिकेट हो रहा है कि हमारे आंसर में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यानी डी में वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं होगी। तो ये काफ़ी कुछ इसका आंसर हमें इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन इसमें जो कलर से रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, नेक्स्ट टर्न पर लेंगे।